Hello everyone. Today our topic is strategy of industrial growth. As usual हम कर रहे हैं +1 का इकोनॉमिक्स। उसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसकी हम वीडियो डाल चुके हैं, इसको हम कंटिन्यूटी लेके चल रहे हैं। तो आज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम 1947 टू 1990 तक का 1990 तक का हम करेंगे। और जो आगे फर्दर जो 1991 का है उसका एक स्पेशल वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज हम करते हैं जो हमारा जो 1947 के बाद 1990 तक हमारी क्या कंडीशन थी। देखो उस टाइम क्या हुआ था कि जस्ट हम हमारे जो पिछले 200 सालों से जो हमारी गुलामी थी उससे हम जस्ट आज़ाद हुए थे, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। या यूँ कहें कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको स्पॉइल कर दिया था। जो चीज़ स्पॉइल हो चुकी है उसको वापस उठाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो हमने काफ़ी लंबे टाइम तक, या यूँ कहें कि अब तक भी उस चीज़ों को फेस करते आ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स वो क्या करते थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल को की उस चीज़ को बढ़ावा दिया जिस चीज़ में उन्हें बेनिफिट था। जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो मतलब वर्ल्ड फेमस था, काफ़ी वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको उसमें मैकेनिज्म लेके, मशीनाइजेशन लेके अपने गुड्स को क्या है इंडिया की उस चीज़ को दबा दिया और अपनी चीज़ों को हाई कर दिया। जब उस चीज़ की डिमांड इंडिया में कम हुई, जब डिमांड कम हुई तो लोग उसको बनाएंगे क्योंकि उसका क्या रेट भी डाउन हो गया, तो उस तरफ लोग हैं क्या वो हट गए। तो जो हैंडीक्राफ्ट है वो क्या हो गया, बिल्कुल डाउन आ गया इंडिया का। तो यूँ कहें कि हमारी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है ना उनको क्या किया ब्रिटिशर्स ने स्पॉइल कर दिया था। तो उसके बाद क्या है उस धीरे धीरे उस चीज़ों में हमें कुछ ना कुछ धार लाने पड़ेगी, इसमें कुछ रिफॉर्म हम करते जाएं, इन चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ेगा, इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तभी इकॉनमी है वो ओवरऑल डेवलप होगी। तो जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसको जब हम इंडस्ट्री को ग्रोथ करें तो उससे हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि जब हमारी जो कंट्री है उसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रीज को हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर क्या है, जो सोर्सेज हैं, जो गुड्स हैं, उसकी जो सप्लाई है वो होगी, तो हमें बाहर से क्या इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेवल ऑफ जो उनका लिविंग है वो उसका स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसमें क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देगी। एम्प्लॉयमेंट कैसे देगी कि इंडस्ट्री उसमें गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, उन गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसके लिए हमें क्या है पर्सन की जरूरत है कि नहीं। कोई बेसिक काम है वो मशीनरी से होने लगा है, लेकिन उस मशीनरीज को भी ऑपरेट करने वाली ह्यूमन बीइंग है। उसको आगे फर्दर बहुत सारे सर्कल होता है कि वो चीज़ें हैं, पहले रॉ मटेरियल हम इसको इकट्ठा करेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश में चेंज करेंगे, फिनिश को फर्दर आगे इसका पैकिंग, लेबलिंग, बहुत सारे प्रोसेस है वो हम सारा करेंगे। उसके बाद वापस मार्केट में लेके आएंगे, मतलब लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने की बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो उसके अंदर हमें क्या है पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को राइज करता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब हमारी ओवरऑल कंट्री का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारी कंट्री डेवलप होगी। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। उसके बाद क्या किया कि हमने जो हमारे एग्रीकल्चर में देखा कि हमारे जो कंट्री की जो पीपल हैं वो ज़्यादातर क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कनेक्ट है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है मोस्ट ऑफ। तो इसमें क्या है कि जो हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है ना उसके अंदर क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। उसको फार्मिंग सिस्टम को क्या क्या बढ़ाया गया। वो कैसे बढ़ाएंगे कि उसमें जो उसका जो प्रोसेस है कल्टीवेशन का, आगे मतलब उसकी कैसे उसकी फर्टिलिटी हम बढ़ाएं, जो भी सोइल है उसका। तो उसमें मशीनरी लेके आए, ट्रैक्टर आए, थ्रेशर्स आए, जो कल्टीवेटर्स हैं वो आए, और नई नई काफ़ी मशीनरी आ गई हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं वो अवेलेबल हुए, जिससे क्या हो गया कि जो हमारा इंडस्ट्री है, जो फार्मिंग है ना वो इन्हांस होगी। जब फार्मिंग इन्हांस होगी तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, जो हमारे सोर्सेज हैं वो राइजेस होंगे, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इसके अंदर क्या है, जो मैकेनाइज लेके आए यानी कि मशीनरीकरण लेके आए हैंड से कंपैरिजन, कि जो हमारा चीज़ें हम करते थे जो नॉर्मल जिसमें टाइम भी बहुत लगता था, वो इतनी क्या है कि अच्छी क्वालिटी की भी नहीं आती थी। उसमें हम सोइल्स को कैसे इंक्रीज करें, सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको कैसे बढ़ाएं, जल्दी से उसको जो क्रॉपिंग हम करते हैं उसका अच्छी से उतने ही एरिया के अंदर हम मैक्सिमम हमारी जो फसल है जो उसका आउटपुट है वो मैक्सिमम कैसे ले। तो ये चीज़ें हैं, तो वो हमारे से जो मशीनरीकरण लेके आए, यानी कि जो मशीनों के थ्रू वो काम होने लग गया। वैसे एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मतलब जो एपी सेंटर है
एपिसेंटर का मतलब हम कहें कि उपकेंद्रीकरण है, उपकेंद्र है। तो जो हमारा इंडस्ट्री का है ये इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ में, क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर क्या होगा कि हमारी ओवरऑल क्या है, इनकम राइज होगी। जब हमारी जो इनकम राइजेस होगी तो उससे क्या है कि आगे जो फर्दर काफ़ी चीज़ें हैं ना वो इनकम से कनेक्ट होती है। इनकम होगी तो लोग आगे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास अगेन पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगेन इनकम बढ़ेगी। प्रोसीजर चलता है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का भी इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि आजकल जो लोग क्या करते हैं, जो पीपल है ना वो मोर कंसर्न हो गए हैं अपनी किस चीज़ को लेके, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को लेके, कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो क्या हो, इनहांस हो, इंक्रीज हो। तो उसके लिए लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं कि हायर एजुकेशन है वो उनको मिले, किस तरीके से वो अपने उस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो इसमें भी क्या है, इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जो हमारी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई हमारे ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो कि जब हम आपस में लिंक आउट करने हो, सिटी टू सिटी हम लिंक आउट करते हैं, स्टेट टू स्टेट या सिटी टू स्टेट, आगे फर्दर हमारे विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, इस चीज़ को भी क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हर चीज़ आएगी जिससे क्या है ओवरऑल हमारी इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग हो, या फिर यूँ कहेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन है कि हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रीज के, कि जो हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करेंगे। इसमें हमारे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जब हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमी है उसको इसका बेनिफिट जाएगा और उससे हमारा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस चीज़ को क्या है इफेक्ट करते हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ एक चीज़ें हैं जो इसको बढ़ावा देने में, ये जो इसको पुश करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी क्या हो जाती है, लैक ऑफ कैपिटल। अगर हमारे पास कैपिटल कम है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर देखो सारा सिस्टम हम करते हैं ना, तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कि भी पैसा होगा ना तभी उस चीज़ से हम आगे बढ़ एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हम उस चीज़ को आगे नहीं ला सकते। तो जो हमारी कैपिटल है ना, अगर वो फैक्टर, अगर कैपिटल अच्छी है तो इसमें और अच्छी ग्रोथ होगी। अगर उसको कैपिटल की अगर हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अगर अच्छे से फुलफिल हो जाए तो फर्दर जो हमारी एक्टिविटी है वो ईजिली हो जाती है। लेकिन अगर कैपिटल की कमी है तो ये चीज़ें हमारी इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी जितनी हम चाहते हैं या जितना हमने टारगेट लिया है। लो इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो उसमें मतलब उस तरफ लोगों का रुझान कम है। कम क्यों है? क्योंकि जो लोगों की इनकम है वो क्या है, लो है। जब इनकम लो है तो क्या होगा, इनकम लो है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी इनकम कम हुई, इनकम की वजह से लोगों की क्या हुई, डिमांड कम हुई। क्योंकि पैसा नहीं है तो वो डिमांड कैसे से करेंगे। अब हमारी जो लो डिमांड है तो हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी लो होगी। इन्वेस्टमेंट लो होगी तो प्रोडक्शन भी लो होगा, और जो हमारी डिमांड है उसकी तरफ भी लोग क्या है, कम आएंगे। प्रोडक्शन यानी कि जिस चीज का प्रोडक्शन कम है क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो अगेन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ रुझान लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो इन्वेस्टमेंट, अगर ये कम है तो हमारी अगेन इनकम क्या हो जाएगी। जब लोग इसकी तरफ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं लेके आएंगे जिसमें हम इन्वेस्ट करके हमारी इनकम को राइज करें, तो ओवरऑल हमारी इनकम क्या होगी, अगेन लो हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से चलता है कि अगर हम एक चीज़ के ऊपर, अगर हमने बेसिक ही कम हो गया, हमारी इनकम ही लो है, तो बाकी फर्दर एक्टिविटी वो ऑटोमेटिक डाउन आती जाएंगी। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी कि इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीमें इसमें लगा रही है, ताकि जो कहीं ना कहीं लोगों को लोन प्रोवाइड करके, सब्सिडी प्रोवाइड करके उनको मोटिवेट किया जा सके, जिससे वो इसकी तरफ आए, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े, कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ बढ़े, कैपिटल को सेव करने की बजाय उसको काम में ले, उसको फॉर्मेशन में लेके आए, ताकि उनकी इनकम भी जनरेट हो, उनकी इनकम भी बढ़े और ओवरऑल इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जो भी हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है ना, उसको ये लगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज को इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन करना है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, पब्लिक का वेलफेयर है, उनकी डिमांड है, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता।
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको ये लगा कि उन्हें उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे पब्लिक का वेलफेयर हो या लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो उसको डायरेक्ट उसमें क्या करना चाहिए, इंटरफेरेंस करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे ये चीज़ें क्या हो, इनहांस हो सके। तो ये आपका था स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनमें भी उनका भी है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहीं से जो हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल या यूँ कहें कि जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वहाँ से आती हैं। तो जो जिन लोगों के पास कैपिटल की कमी है वो अपने छोटे लेवल पे भी वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीमें लॉन्च की है। कह लो कि इसके इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें लाई गई हैं। लेकिन अब उसके बाद 1990 है, उसके बाद उसमें क्या एकदम से फिर सारी महामंदी आ गई थी। जो इकॉनमी है यूँ कहें कि वर्ल्ड इकॉनमी जो हमारी जूझ रही थी डिफ्लेशन से, काफ़ी डाउन हो गई थी। उसके बाद एकदम से 1991 में रिफॉर्म, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाई गई 1991 में। इकोनॉमिक पॉलिसी या रिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है जो उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, वो हम नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।